नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया की एक कह सकते हैं काफी उन्नत रणनीति पर बात करने वाले हैं, कोर सैटेलाइट निवेश। हाँ नमस्कार। ये एक बहुत ही दिलचस्प अप्रोच है। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है। हम असल में स्टॉक चुनने के कुछ ठोस फिल्टर्स, कुछ मापदंडों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस रणनीति के साथ जुड़े हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस रहेगा। हाँ, तो लक्ष्य क्या है? सीधी सी बात है ये समझना कि लंबी अवधि के निवेश में वो जो स्थिरता होती है और जो ग्रोथ होती है, उसके बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए। संतुलन यही कुंजी है। बिल्कुल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इसे। ये कोर सैटेलाइट रणनीति आखिर है क्या चीज? देखिए, ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अपने पोर्टफोलियो को संभालने का एक बहुत ही स्मार्ट, एक संतुलित तरीका है। स्मार्ट कैसे? ऐसे समझिए, जैसे एक पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए लगभग 70%, वो ऐसी जगह लगाया जाता है जो स्थिर हो, भरोसेमंद हो, मतलब जो ज्यादा हिले डुले नहीं। अच्छा, 70% स्थिरता के लिए। हाँ, इसे हम कोर कहते हैं, पोर्टफोलियो का मुख्य हिस्सा। ठीक है। और फिर जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, लगभग 30%, वो उन जगहों पर लगाया जाता है जिनमें तेजी से बढ़ने की संभावना हो, जो पोर्टफोलियो को रफ्तार दे सकें। अच्छा। इसे कहते हैं सैटेलाइट। तो फंडा ये है 70% कोर, 30% सैटेलाइट। 70% स्थिरता और 30% रफ्तार। ये सुनने में तो काफी संतुलित लग रहा है। मतलब एक मजबूत बेस और साथ में ग्रोथ की किक। बिल्कुल यही आइडिया है। तो पहले इस कोर की बात करते हैं, जो 70% वाला हिस्सा है। आपने कहा ये नींव है, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है और इसके लिए स्टॉक कैसे चुनते हैं, मतलब क्या देखकर? बिल्कुल सही। देखिए, कोर पोर्टफोलियो की वो नींव है, उसका लंगर है। तो इसका पहला लक्ष्य है स्थिरता देना। दूसरा, भरोसेमंद, लगातार रिटर्न देना। और सबसे जरूरी, पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिस्क को, जोखिम को कम रखना। ठीक है। जब बाजार में उथल-पुथल होती है ना, तो यही हिस्सा संभालने में मदद करता है। इसमें अक्सर बड़ी जानी-मानी कंपनियां आती हैं। ब्लू चिप्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, ब्लू चिप्स या फिर इंडेक्स फंड्स जैसे निवेश जो पूरे बाजार को ट्रैक करते हैं। अच्छा। तो इसके लिए स्टॉक चुनने का तरीका क्या है? क्या कोई खास फिल्टर है? हाँ, बिल्कुल है। और ये थोड़े कड़े फिल्टर हैं, क्योंकि यहाँ मजबूती चाहिए। सिर्फ नाम देखकर नहीं चुनते। बताइए। पहला तो है मार्केट कैप, मतलब कंपनी का साइज। ये 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। 50,000 करोड़? काफी बड़ा साइज है ये तो। हाँ, ये दिखाता है कंपनी स्थापित है, स्थिर है। फिर दूसरा आरओई, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 5 साल का एवरेज 15% से ज्यादा। 15% लगातार। हाँ। तीसरा आरओसीई, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी 15% से ज्यादा। ये कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट बनाने की क्षमता दिखाता है। आधा से भी कम कर्ज। हाँ, मतलब कंपनी पर ज्यादा बोझ नहीं है कर्ज का। ये स्थिरता के लिए बहुत अच्छा है। सही बात है। और फिर है रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 5 साल में सालाना 10% से ज्यादा की CAGR, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। बहुत तेज नहीं, पर स्थिर ग्रोथ। सस्टेन्ड ग्रोथ। बिल्कुल। फिर है डिविडेंड यील्ड, 1% से ज्यादा। ये दिखाता है कंपनी मुनाफा कमा रही है और शेयर होल्डर्स को दे भी रही है। और आखिर में प्रमोटर की हिस्सेदारी, वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट का अपनी कंपनी में भरोसा है। वाकई। तो काफी कड़े नियम हैं, मतलब डेट टू इक्विटी 0.5 से कम, आरओई आरओसीई 15% प्लस, मार्केट कैप 50,000 करोड़ प्लस। ऐसा लग रहा है जैसे किसी किले की दीवार बना रहे हो। हाँ, कह सकते हैं, एक वित्तीय किला। इससे निवेशक को ये भरोसा रहता होगा कि ये कंपनियां आसानी से हिलेंगी नहीं। अच्छा, कुछ उदाहरण देंगे? भारत में कौन सी कंपनियां इस तरह के फिल्टर पे खरी उतर सकती हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे बैंकिंग में HDFC बैंक एक क्लासिक उदाहरण है। IT में TCS, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कई सेक्टर्स में है, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। अच्छा, ये सब जाने पहचाने नाम है। हाँ, ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने वक्त के साथ अपनी मजबूती साबित की है, तो ये कोर के लिए अच्छी मानी जाती है। समझ गई। तो ये कंपनियां पोर्टफोलियो को वो स्थिरता देती हैं जिसकी जरूरत है। ये तो हुई कोर, यानी किले की बात। पर आपने शुरू में कहा था सिर्फ किला काफी नहीं, रफ्तार भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। यहीं पर वो 30% वाला सैटेलाइट हिस्सा आता है, जिसे आपने ग्रोथ इंजन कहा था। एग्जैक्टली। तो इसका क्या काम है? ये कोर से अलग कैसे है?
देखिए, अगर कोर लंगर था तो सैटेलाइट इंजन है, इसका लक्ष्य बिल्कुल अलग है। इसका काम है पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा रिटर्न कमाना, अल्फा जनरेट करना। अल्फा यानी मार्केट से बेहतर रिटर्न। हाँ, कोशिश वही रहती है। ये उन कंपनियों पर फोकस करता है जिनमें भविष्य में बहुत तेजी से बढ़ने की जबरदस्त क्षमता हो। अच्छा। ये अक्सर मिड कैप कंपनियां होती हैं या कभी-कभी स्मॉल कैप भी। हो सकता है किसी नए उभरते सेक्टर में हो या उनके पास कोई खास टेक्नोलॉजी हो। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि ज्यादा रिटर्न की संभावना के साथ जोखिम भी कोर के मुकाबले ज्यादा होता है। हाँ, वो तो होगा ही। ये कंपनियां शायद उतनी पुरानी या स्थापित ना हो, उनके मुनाफे में उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहीं से पोर्टफोलियो को वो एक्स्ट्रा किक मिलने की उम्मीद रहती है। अच्छा, तो यहाँ रणनीति थोड़ी बदल गई, स्थिरता से फोकस हटकर ग्रोथ पर आ गया। ये दिलचस्प है। तो जाहिर है इस ग्रोथ इंजन यानी सैटेलाइट के लिए स्टॉक चुनने के फिल्टर भी अलग होंगे। हाँ, बिल्कुल अलग। यहाँ फिल्टर ग्रोथ पोटेंशियल को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं, थोड़े लचीले पर फिर भी अनुशासित। कैसे? क्या है वो फिल्टर? पहला, मार्केट कैप। यहाँ रेंज थोड़ी नीचे है कोर से, करीब 8,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच। ये मिड कैप का दायरा है। अच्छा, मिड कैप। हाँ, यहाँ ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा होती है। दूसरा, रेवेन्यू ग्रोथ। पिछले 3-5 साल में सालाना 15% से ज्यादा की CAGR। 15%? कोर में 10% था। हाँ, यहाँ उम्मीद ज्यादा है। तीसरा, प्रॉफिट ग्रोथ। ये और भी ज्यादा, पिछले 3-5 साल में सालाना 20% से ज्यादा CAGR। 20% प्रॉफिट ग्रोथ? जी, तेजी से बढ़ता मुनाफा ही तो शेयर की कीमत को ड्राइव करता है अक्सर। फिर ROE, यहाँ भी थोड़ी ज्यादा उम्मीद, 18% से ज्यादा। ठीक है। अब एक दिलचस्प फिल्टर है PEG रेशियो, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ। ये 1.5 से कम होना चाहिए। PEG रेशियो, ये क्या बताता है? ये कंपनी के वैल्यूएशन PE रेशियो की तुलना उसकी कमाई की ग्रोथ रेट से करता है। अगर PEG 1.5 से कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो ग्रोथ है उसके हिसाब से शेयर बहुत महंगा नहीं है। अच्छा, मतलब वाजिब दाम पर ग्रोथ, गार्प जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। हम ग्रोथ के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार नहीं है। फिर है डेट टू इक्विटी। यहाँ थोड़ी छूट है, 1 से कम। कोर में 0.5 था, यहाँ 1 क्यों? क्योंकि ग्रोथ कंपनियों को अक्सर एक्सपेंशन के लिए, नए प्लांट या अधिग्रहण के लिए थोड़ा ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। तो थोड़ी गुंजाइश है, पर फिर भी कर्ज इक्विटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए। और आखिर में है बीटा, ये 1.2 से ज्यादा होना चाहिए। बीटा 1.2 से ज्यादा, ये थोड़ा ध्यान खींचता है। इसका मतलब क्या हुआ? बीटा मापता है कि स्टॉक बाजार के उतार चढ़ाव के मुकाबले कितना ज्यादा या कम मूव करता है। बाजार का बीटा 1 होता है। तो 1.2 से ज्यादा बीटा का मतलब है कि ये स्टॉक औसतन बाजार से 20% ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। मतलब जब बाजार ऊपर जाएगा तो ये शायद ज्यादा तेजी से ऊपर जाए, और जब गिरेगा तो गिरेगा भी ज्यादा तेजी से। हाँ बिल्कुल, ये दो-धारी तलवार है। तो ये तो उन निवेशकों के लिए थोड़ा रिस्की नहीं हो गया जो ज्यादा उतार चढ़ाव पसंद नहीं करते? बिल्कुल सही कहा आपने, रिस्क ज्यादा है। हाई बीटा मतलब ज्यादा उछल कूद, इसीलिए तो इसे पोर्टफोलियो के सिर्फ छोटे हिस्से 30% में रखते हैं। हाँ, ये बात है। और कोर का लंगर संभालने के लिए है ही। ये रणनीति उन लोगों के लिए है जो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार हैं, ताकि औसत से बेहतर रिटर्न पा सकें। ये बिल्कुल रिस्क से बचने वालों के लिए नहीं है। संतुलित जोखिम लेने वालों के लिए। ये सादृश्य अच्छा था, नाव का लहरों पर ज्यादा उछलना। तो ये हाई ग्रोथ हाई बीटा वाली कंपनियां कहाँ मिलती हैं ज्यादातर, किन सेक्टर्स में? हाँ, ऐसे कंपनियां अक्सर उन सेक्टर्स में मिलती हैं जो या तो किसी बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं या जहां भविष्य में तेज ग्रोथ की उम्मीद है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार, विंड पावर वाली कंपनियां। आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा इकोसिस्टम, सिर्फ गाड़ियां नहीं, बैटरी, चार्जिंग, पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां। अच्छा। फार्मा और हेल्थ केयर में भी, खासतौर पर जो कंपनियां R&D पर खर्च कर रही हैं या स्पेशलिटी दवाएं बना रही हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स का सेक्टर है। और बेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी, फिनटेक, एडटेक, SaaS कंपनियां, AI, डेटा एनालिटिक्स, ये सब। हाँ, ये सब ग्रोथ एरिया लगते हैं। बिल्कुल। यहाँ अगले 5 से 10 साल में तेज ग्रोथ की उम्मीद है, तो सैटेलाइट कंपनियां यहाँ मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, 70% मजबूत कोर और 30% तेज सैटेलाइट, तो इस पूरी कोर सैटेलाइट रणनीति के मुख्य फायदे क्या हैं एक निवेशक के लिए? कोई क्यों अपनाए इसे? देखिए, इसके कई ठोस फायदे हैं। जी। पहला तो वही जो हम बात कर रहे हैं, स्थिरता और ग्रोथ का संतुलन, बैलेंस। हाँ, बैलेंस। आपको दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिलता है।
कोर बचाता है, सैटेलाइट दौड़ाता है। दूसरा है बेहतर रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, कैसे? जब बाजार गिरता है तो कोर हिस्सा नुकसान को कम करने में मदद करता है। जब बाजार चढ़ता है तो सैटेलाइट हिस्सा मुनाफे को बूस्ट देता है। ये एक तरह का बिल्ट इन हेज है। ये दिलचस्प है। तीसरा, वेल्थ क्रिएशन। लंबी अवधि में पैसा दो तरह से बनता है, कंपाउंडिंग से और ग्रोथ से। कोर आपको कंपाउंडिंग देता है, सैटेलाइट आपको ग्रोथ। दोनों मिलकर वेल्थ बनाते हैं। सही बात। और चौथा फायदा है लचीलापन, डायनामिक एलोकेशन। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। निवेशक हर 6 महीने या साल भर में अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा। अगर कोई स्टॉक उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहा या बहुत बढ़ गया है तो उसे बदल सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चाहें तो कोर और सैटेलाइट के अनुपात 70-30 में भी जरूरत के हिसाब से मामूली बदलाव कर सकते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं, कोर से मिले सेफ्टी और सैटेलाइट से स्पीड। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सेफ्टी और स्पीड का कॉम्बिनेशन। ये सुनने में एक अनुशासित, एक सोची समझी रणनीति लगती है। सिर्फ अंदाजे पर स्टॉक चुनने से तो कहीं बेहतर है। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये एक अनुशासित ढांचा देता है। निवेश फिर भावनाओं का खेल नहीं रहता, एक प्रोसेस बन जाता है। नियम हैं, फिल्टर हैं, आप बाजार के रोज के शोर से कम प्रभावित होते हैं। हाँ, वो पैनिक सेलिंग या ग्रीड बाइंग से बचाव होता होगा। एग्जैक्टली। आप अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों पर फोकस रख पाते हैं। तो संक्षेप में कहें, कोर सैटेलाइट रणनीति एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है पोर्टफोलियो बनाने का, स्थिरता और ग्रोथ का मिश्रण, और दोनों के लिए स्टॉक चुनने के साफ मापदंड। हाँ बिल्कुल, ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है, एक नक्शा लेकर चलने जैसा है। सही है। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर भी लाता है। क्या? हमने 70-30 के आवंटन की बात की। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, पर क्या ये हर किसी के लिए सही है हर समय? शायद नहीं। बिल्कुल। कोई निवेशक अपनी रिस्क लेने की क्षमता, अपनी उम्र, अपने खास लक्ष्यों के हिसाब से इसे कैसे एडजस्ट कर सकता है। हो सकता है किसी युवा निवेशक के लिए 60-40 या 50-50 भी ठीक हो। हाँ, ये तो व्यक्तिगत होगा। और वो जो 6-12 निर्णय की समीक्षा की बात हुई, उसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? मान लीजिए ब्याज दरें बहुत बदल जाएं, या कोई बड़ी आर्थिक घटना हो जाए, या निवेशक की अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आए जो उसे इस एलोकेशन या सैटेलाइट स्टॉक्स पर फिर से सोचने पर मजबूर करे। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये पर्सनलाइजेशन का पहलू है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा, क्योंकि निवेश की यात्रा हर किसी की अपनी होती है ना? वाकई सोचने के लिए एक बहुत बढ़िया बिंदु छोड़ा है आपने। रणनीति का ढांचा अपनी जगह है, पर उसे अपने हिसाब से ढालना भी उतना ही जरूरी है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे लगता है ये विश्लेषण निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखने में जरूर